Welcome to this episode based on Chapter 4 of your Class 10th Economics textbook. The title of this chapter is बहुत पुराना इन द सेंस कि कब से है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझें कि जो ट्रेड है या विचारों का आचारों का आदान प्रदान है, ये लोगों के बीच में ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत समय पहले भी, सेंचुरीज पहले स्पाइस रूट था, सिल्क रूट था, चाइना से, इंडिया से, मध्य एशिया से, हमारे अफ्रीका में और ईरान में और यूरोप तक जो हमारे व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, वो भी ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। हाँ, वो व्यापार और उनका वॉल्यूम बहुत कम हुआ करता था, बट इसका ये मतलब नहीं कि व्यापार एग्जिस्ट नहीं करता था। ये भी तो ग्लोबल है। आप इंटरनेशनली जा रहे हैं, जब आप सिल्क रूट पे जाते हैं, स्पाइस रूट पे जाते हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो कि सिल्क रूट और स्पाइस रूट जो है, इस पे पूरी की पूरी सभ्यताएं जुड़ी हुई हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। हालांकि इस ट्रेड का वॉल्यूम बहुत कम हुआ करता था, इतना ज़्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू द रीजनल और लोकल ट्रेड हैपनिंग इन दोज एरा, बट फिर भी होता था। तो कई लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड लॉन्ग बैक, बहुत समय से शुरू हुआ है, पर इसकी स्पीड अब तेज हुई है जाकर अभी मॉडर्न टाइम्स में। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन तो अभी शुरू हुआ है, दिस इज एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो पहले थे उनको हम डिस्क्रीट इवेंट्स मानकर ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन था, बट हम थोड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक व्यापार पहले भी होता था, जैसे हमने सिल्क रूट और स्पाइस रूट को देखा, बट उसका वॉल्यूम इतना नहीं था कि उसका हम कोई कॉन्क्रीट इम्पैक्ट या आउटकम देख पाते। हाँ, ये जरूर है कि लोग पढ़ते भी थे, विचारों का आदान प्रदान होता था, फिलोसफर्स आते थे, ट्रैवलर्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे, कमोडिटीज बेचते थे। इसीलिए आपको कुछ कमोडिटीज हमारी सिविलाइजेशन की दूसरी सिविलाइजेशंस में मिलती हैं और इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पर जो एक्चुअल इंटरमिक्सिंग हुई, जो एक्चुअल इंटरैक्शन और इंटीग्रेशन हुआ वर्ल्ड इकोनॉमीज का, सोसाइटीज का, नेशंस का, वो हम ट्रेस बैक करते हैं फ्रॉम द एरा ऑफ कोलोनियलिज्म। जब 400 या 500 साल पहले यूरोप की कुछ कंट्रीज ने वर्ल्ड ओवर अपने कॉलोनीज बनाने की कोशिश की। ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। इट स्टार्टेड विद द एरा ऑफ कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद,
और उसके बाद उन्होंने इंपीरियल गवर्नमेंट्स यहाँ पर फॉर्म कर दी, यानी कि जो पहले ट्रेड से शुरू हुआ, फिर उन्होंने आपकी प्रभुसत्ता, आपकी सोवरेनिटी को ले लिया। जैसे इंडिया में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यहाँ पे व्यापार करने आई थी, बट यहाँ आके उन्होंने देखा कि ये तो कंट्री बहुत से फिनिश प्रोडक्ट बनता था और वो वापस आकर हमारी मार्केट में बेचा जाता था। There was a relationship of exploitation of resources in colonies and colonizers used to make lot of profit out of it. तो ये एक अलग तरीके का इंटरैक्शन होता था, डिपेंडेंस का होता था। डिपेंडेंस से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज का होता था। तो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं प्लंडर ऑफ वेल्थ, कि किस तरह हमारा शोषण किया गया, हमसे रॉ मटेरियल लिया गया, कुछ सस्ते दामों पे कच्चे माल को हमने उपलब्ध कराया, एंड दे यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश प्रोडक्ट, और यहाँ मार्केट थी, उसमें लाके उसको बहुत ज़्यादा दामों पर बेचा जाता था। लोगों से ज़बरदस्ती कैश क्रॉप्स उगाए जाते थे, और जो वो खेती नहीं करना चाहते थे उस तरीके से उनको उगाने को, और वो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। पर 1950s के आसपास जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, majority of the countries in Asia and Africa got their independence within those 10 years, 1945 से 55 तक मेजर कंट्रीज जो थी वो कॉलोनियल एम्पायर से बाहर निकलने लगी। कॉलोनीज सिर्फ ब्रिटेन की नहीं थी, कॉलोनीज फ्रांस की भी थी, डच लोगों की भी थी, हॉलैंड की थी, जर्मनी की कुछ कॉलोनीज थी, स्पेन की कॉलोनीज थी, पोर्टुगल की कॉलोनीज थी। सो कॉलोनीज जो थी बहुत सारे कंट्रीज की थी। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर all these countries got their independence. अब 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और मेजर कॉलोनीज ने जो थे अपने एरियाज को लिबरेट किया, या कॉलोनीज में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद इंडिपेंडेंस मिला उनको, तो इन्होंने अपने इनवर्ड मैटर्स को, अपने अंदरूनी मामलों को, अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स को रीडिज़ाइन किया। जैसे पॉलिटिक्स को रीडिज़ाइन किया, सोसाइटी को रीडिज़ाइन किया, इकोनॉमिक्स को रीडिज़ाइन किया। जैसे हम इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 में हुई, ब्रिटिशर्स से जाने के बाद हमने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जिसको हमने 2-2.5 साल में लिखा। उसके बाद में हमने एक मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी रखा कि भाई इतना कुछ जो है वो सेंटर अपना डिसाइड करेगी, कुछ जो था प्राइवेटाइज हल्के लेवल पे हमने किया, बट मोस्टली हमारा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ लिविंग और एग्जिस्टेंस और इकोनॉमी का डिज़ाइन था। हमने सोशल रिफॉर्म्स किए, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की। सो all these countries which gained independence after the Second World War, they started restructuring their society, polity and economics according to their domestic conditions. अब कुछ समय के बाद धीरे धीरे एक एरा था वर्ल्ड में जिसमें 2 पावर ब्लॉक्स हुआ करते थे, यूएस और यूएसएसआर। इनका एक डायनामिक्स था जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के डिवीजन पे बेस्ड था। इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे, बट मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ इसके बारे में। जो यूएस था वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी था और वो फ्री मार्केट डेमोक्रेसी को एडवोकेट करता था। कुछ कंट्रीज यूएस के फेवर में थे तो वो यूएस ब्लॉक था, उसको वेस्ट ब्लॉक कहते थे। यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्ट था, सोशलिस्ट पैटर्न पे इकोनॉमी डिजाइन थी, सेंट्रली कंट्रोल होता था, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और यहाँ पे मोस्टली इतना फ्रीडम नहीं हुआ करता था एज कम्पेयर टू वेस्टर्न ब्लॉक। तो यूएस जो था वो वेस्टर्न ब्लॉक का पावरफुल हेड था और यूएसएसआर जो था वो ईस्टर्न ब्लॉक का था, और इनके बेसिस पे पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज जो थी वो डिवाइडेड थी। इंडिया ने इस टाइम एक ऐसा स्टैंड रखा कि ना हम तो यूएस की तरफ जाएंगे ना हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, वी रिमेन नॉन अलाइंड। अलाइंड मतलब हम किसी के भी साथ जाकर अपने इंटरेस्ट को नहीं दिखाएंगे, वी रिमेन न्यूट्रल। उसको कहते हैं NAM, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट।
अब कुछ वर्षों इसका डायनामिक्स चला, आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में इसके बारे में और पढ़ोगे। बट मेरा यहाँ बताने का रीज़न क्या है कि आप ये समझो कि आपके सारे सोशल साइंसेस किस तरह इंटीग्रेटेड है। आप एक सोशल साइंस पॉलिटिक्स या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स को अलग नहीं पढ़ सकते। तो ये तीनों का तालमेल समाज का, राजनीति का और आर्थिक व्यवस्था का इंटीग्रेटेड है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ कि ये दो ब्लॉक्स ने वर्ल्ड को डिवाइड रखा टू कैंप्स में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कैंप्स या ब्लॉक्स कह लो, बहुत अलग तरीके से कहते हैं। इसका जो सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन था वो था द डिवीजन ऑफ जर्मनी इनटू ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी उन्होंने एक बाउंड्री वॉल बनाई थी जिसको बर्लिन वॉल कहा जाता था। वो ईस्ट और वेस्ट को डिमार्केट करता था, वो सिंबल था, एग्जिबिशन था इनकी डिफरेंसेस का या इनके एसिमेट्री का। तो 1990s के दौरान, एंड ऑफ 1980s एंड बिगनिंग ऑफ 1990s, जो यूएसएसआर था वो कोलैप्स हो गया, यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक के बाद एक खत्म होती चली गई और लोगों ने डेमोक्रेसी और मार्केट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट किया। आप इसके बारे में 12th में बहुत पढ़ेंगे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में। तो धीरे 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 करके ये सामाजिक और राजनीतिक संरचना चेंज हुई और आर्थिक सिस्टम्स चेंज हुए और दिस एरा इज कॉल्ड एज फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जब डिसइंटीग्रेशन हुआ रशिया का, उसके बाद सारी जो वर्ल्ड इकोनॉमीज थी वो आपस में इंटीग्रेट होने लग गई और मार्केट इकोनॉमी जो थी वो एक किस्म से द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आने लग गए, यानी कि लिबरलाइज हो गए, प्राइवेटाइज हो गए और कंट्रीज जो पहले नेशनलिस्ट थी, इनवर्ड लुकिंग थी, आउटवर्ड जाने लग गई, दूसरों के साथ व्यापार और ज्यादा से ज्यादा करने लग गई। इसको हम कहते हैं द बेंचमार्क या टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और पिछले 2-3 दशकों में, पिछले 25-30 सालों में ग्लोबलाइजेशन का जो पेस है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम समरी में देखें, कुछ लोग तो इसे बहुत पुराना मानते हैं, सिल्क रूट, स्पाइस रूट के टाइम से। कुछ लोग ये समझते हैं कि कॉलोनाइजेशन के दौरान इस तरीके का रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमीज डिपेंडेंस का ही था, बट इट स्टार्टेड। कुछ लोग मानते हैं कि एक ऐसा समय था जहां देयर वर स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक्स, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंड मार्केट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। Economics. Now let us understand that when we say that internationalization of economy happens, so what are the causes and consequences? But in causes और consequences को examples के साथ हम discuss करेंगे next episode में। इस episode में हमने particularly बात की history की और evolution of process of globalization, कि हम कितनी दूर तक देखते हैं कि globalization कब और कहाँ से शुरू हुआ है। अब इसमें तीनों ही धारणाएं ठीक हैं, all three are right in terms of saying that globalization, but the difference lies in the fact कि when did the process gained greater speed, उसमें तेजी कब आई, and what was the volume of this trade existing at different points of time in history. बहुत समय पहले कम होता था, कॉलोनियल एरा के टाइम ज़्यादा हुआ बट डिपेंडेंस रहा, ग्लोबलाइजेशन के टाइम जो हम कहते हैं 2-3 दशकों से ज़्यादा स्पीड में आया है, यहाँ पे ट्रेड का वॉल्यूम भी बढ़ा है, लोगों का इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ा है, वन वे डिपेंडेंस खत्म हो गई, क्योंकि देयर इज
something that even developing countries are offering to the developed world and developed world is offering to the developing countries. हालांकि asymmetry रहेगी, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी, but still there is a kind of give and take relationship. In the next episode based on this chapter, we will talk about internationalization of economy and we'll talk about multinational cooperations. Till then, try to read more about the process of globalization, its evolution, and how do you see globalization affecting your everyday life. Watch the next video for understanding multinational corporations and process of globalization in greater detail. Thank you very much.